ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को स्टडी करने के बाद मुझे पता चले हैं, मैंने इस वीडियो में उनको सबको इंक्लूड करने की कोशिश किया हूं और आशा करता हूं कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। ह्यूमन ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड जो है ह्यूमन बींग्स में वो वेट के अकॉर्डिंग वैरी करते हैं। 7% ऑफ टोटल वेट जो है वो ब्लड्स हो सकते हैं। एक सामान्य पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड्स होते हैं और महिलाओं में यह ½ लीटर कम होता है। महिलाओं में ½ लीटर कम होने का मेन रीज़न है उनका वेट, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा जनरली क्या होती हैं कि महिलाएं वेट में कम होती हैं। पीएच वैल्यू जो है ब्लड का 7.4 होता है, अर्थात कि यह बेस क्षार की कैटेगरी में आता है। हम लोग ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात अदर जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उनके जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है या फॉर्मेशन है वो अलग तरीके से हो सकता है। यहाँ पर हम लोग मानव रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानव रक्त 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक है प्लाज्मा जिसका कि 60% पार्टिसिपेशन है ब्लड बनने में, और दूसरा है ब्लड कॉर्पसल जिसे रक्त कोशिकाएं कहते हैं। इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो 40% है ब्लड बनने में। रक्त कोशिकाएं 3 तरह की हो सकती हैं, रेड ब्लड सेल या कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पसल्स, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो हम लोग इन्हीं चारों के बारे में जानेंगे अगले स्लाइड्स में। प्लाज्मा क्या होती हैं, आरबीसी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं और प्लेटलेट्स क्या होती हैं। प्लाज्मा ब्लड का 60% जो पोर्शन है वो प्लाज्मा से बना हुआ होता है, और प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, यानी कि रक्त का अजीवित तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा बना कैसे होता है, तो प्लाज्मा में 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% सॉल्ट, 0.1% ग्लूकोज और जो रेस्ट एलिमेंट्स बचे वो 2% के आसपास होते हैं। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो पानी होता है। इसके कार्य प्लाज्मा के क्या हैं, ताप नियंत्रित करता है। ताप नियंत्रित करने का मतलब हो गया कि ठंडे में ठंडी से बचाना, गर्मी में गर्मी से बचाना, और घाव भरने में भी काम आता है। प्लाज्मा से ही रिलेटेड 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसे हमें जानना है। एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा जा चुका है। नंबर फर्स्ट जो है फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन और टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि रक्त में थक्का जमने में सहायता करता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि विटामिन के जो होता है वो भी रक्त में थक्का जमाने में मददगार है, जो कि हम लोग विटामिन में इस चीज को देख चुके हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है सेरम। सेरम का मतलब ये होता है कि जिसमें से फाइब्रिनोजेन एंड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए प्लाज्मा से, तब बचता है सेरम। देखिए सेरम का फॉर्मूला ये है, सेरम का मतलब होता है प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर जो होती हैं वो कैसे होती हैं, प्रोटीन के चलते होती हैं, और प्रोटीन का एक स्पेशल प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन। अभी हम लोगों ने देखा प्लाज्मा में कि प्रोटीन 7% है। इस प्रोटीन को हटा दीजिए प्लाज्मा से तो जो रेस्ट चीजें बची वो सेरम कहलाती हैं। और अभी तो सेरम के बारे में हम लोग सब लोग जान चुके हैं। 3 वर्ड, कोविड-19, कोरोना वायरस और सेरम, ये तो सब हम लोग जान चुके, पहले नहीं जानते थे, क्योंकि जो सेरम के ही तो चलते हमने अपनी वैक्सीन बनाई है सेरम इंस्टीट्यूट पुणे में। तो सेरम का मतलब ये होता है कि जहां पर हम लोग क्लोटिंग फैक्टर को हटा देते हैं, और क्लोटिंग फैक्टर का मतलब कुछ और नहीं होता है, बस प्रोटीन होता है। प्लाज्मा से प्रोटीन को हटा दीजिए, जो रेस्ट चीज बची वो सेरम कहलाएंगी। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फाइब्रिनोजेन और सेरम के बारे में। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल, आरबीसी, लाल रक्त कणिका। अभी हम लोगों ने देखा कि ब्लड कॉर्पसल जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होता है। जो सबसे ज्यादा होती हैं 90% वो आरबीसी होती हैं, और सबसे कम जो है वो डब्ल्यूबीसी होती हैं। आरबीसी के बाद प्लेटलेट्स के नंबर आते हैं, और फिर सबसे कम जो होती हैं रक्त कोशिकाओं में वो डब्ल्यूबीसी होती हैं। इसको भी जस्ट जानेंगे आगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि रेड ब्लड सेल क्या है। 90% जो है वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। इसमें न्यूक्लियस का अभाव रहता है लाल रक्त कणिका में, यानी कि देखिए ये सेल है, तो सेल के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग बॉडी का यानी कि जीवन का जो सबसे छोटा इकाई है उसे सेल कहते हैं, लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है। तो ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। एक्सेप्शन इसमें केवल है लामा और कैमल को छोड़कर। ये लामा है
और ये कैमल है। इन दोनों को छोड़कर जितने सारे रेड ब्लड सेल हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। इनका जो जीवन काल होता है आरबीसी का वो 20 से 120 दिन हो सकता है। इनका निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु स्प्लीन पलिया में होती है। लीवर और जो पलिया है वो दोनों एक ही तरह से है। कभी कभी ये भी लिखा रहेगा कि लीवर इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी। ग्रेव का मतलब हो गया कब्रिस्तान, और स्प्लीन को भी यानी कि पलिया को भी आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो पलिया को कहते हैं या लीवर को कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ है। कब्रिस्तान का मतलब हो गया, और क्यों कहते हैं कब्रिस्तान पलिया को, क्योंकि यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पलिया को ही ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लड बैंक, क्योंकि यह रक्त स्रावी सदमे के हमले में रक्त का भंडारण रखता है। जब ब्लड हमारे बॉडी से निकलने लगता है कटने के बाद, तो ब्लड वो जो आता है बॉडी में वो कहां से आता है, फिर वो पलिया से ही आता है। इसीलिए हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं पलिया को। आरबीसी के कार्य देखते हैं। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना इसका मेन काम है। आरबीसी की कमी से एनीमिया और पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस में कुछ इस तरह से चीजें होती हैं, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हमें रक्त जो है वो लाल दिखता है ना, वो क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन के चलते। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। आरबीसी को मेजर करते हैं हम लोग हेमोसेटोमीटर के द्वारा। ब्लड में कितना आरबीसी है हम इसकी मेजरमेंट हेमोसेटोमीटर के द्वारा करेंगे। जैसे हम लोग अपने तापमान को यानी कि टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर में, उसी तरह से आरबीसी को मेजर करेंगे हेमोसेटोमीटर के द्वारा। सोते वक्त आरबीसी की मात्रा घट जाती है, ये एक अदर कॉन्सेप्ट था। 5% की कमी हो जाती है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल देखते हैं। रक्त में सबसे कम परसेंटेज इसी की होती है, व्हाइट ब्लड सेल की, और सबसे ज्यादा आरबीसी की होती है। इसका जो जीवन काल है 2 से 4 दिन का होता है। इसका निर्माण मेनली जो है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन लैम्फ नोड समटाइम्स लिवर एंड स्प्लीन यानी कि पलिया में भी हो सकती है। और मृत्यु ये जहां जन्म लेता है वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि रक्त में ही हो जाती है। इसका जो मेन कार्य है वो है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना और घाव को भरना। इसकी कमी से एड्स और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। और हम लोग 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे इसलिए मनाते हैं कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि पूरे विश्व से एड्स को खत्म करना है। तो वो 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। अब हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थर्मोबोसिट्स भी कहते हैं। ओनली फाउंड इन ह्यूमन एंड मेमल ब्लड। यह केवल मानव और कुछ जो स्तनपायी जंतु हैं उन्हीं के ब्लड में पाया जाता है, अर्थात कि यह बर्ड्स या जो और कीड़े मकोड़े हैं उनमें प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। और इसमें तो बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में तो एक्सेप्शन था, कैमल और लामा, लेकिन यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है। सामान्यतः किसी मनुष्य के रक्त में 1.5 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होते हैं। देखिए, जब बुखार लगता है तो हम लोग जब अपने खून की जांच करवाने चाहते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। कम होने का मतलब है कि 1.5 लाख से कम हो गए हैं प्रति घन मिलीमीटर, तब हमें बुखार लग जाता है। निर्माण इसका बोन मैरो में होता है, मृत्यु इसकी पलिया में होती है। और इसका कार्य जो है वो हेल्पिंग क्लोटिंग ब्लड यानी कि रक्त के थक्के जमने में ही करता है। प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है डेंगू और चिकनगुनिया। और ये दोनों जो रोग हैं वो एडिस एगिप्टी मस्कीटो के काटने से होता है। रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं। आरबीसी जब 600 होंगे तो डब्ल्यूबीसी 1 होगा। यही कारण है कि हमारा जो ब्लड है वो लाल दिखता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप, रक्त वर्ग। इसकी खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी, जिसके चलते इन्हें 1930 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ब्लड ग्रुप का पता कैसे चलता है कि यह ब्लड ग्रुप कैसे, मतलब ब्लड ग्रुप का कैसे इन्होंने खोजा। देखिए, मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणिका में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है।
जिसे एंटीजेन कहते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि लाल रक्त कणिका है जो सबसे ज़्यादा होती है, और लाल रक्त कणिका में एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और यही एंटीजिन होता है। एंटीजिन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजिन ए और एंटीजिन बी। अब देखेंगे कि एंटीजिन ए और एंटीजिन बी कैसे काम करता है। सबसे पहले एंटीजिन या ग्लाइकोप्रोटीन, इसी एंटीजिन को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और इसी के चलते हमारा जो रक्त है वो लाल दिखता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजिन होता कहाँ है, तो वो आरबीसी में होता है। उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। देखिए, ए ब्लड ग्रुप में केवल एंटीजन ए मिलेगा, और बी में केवल एंटीजन बी मिलेगा, और जब ए बी होगा जिसका ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मिलेगा, और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं रहता है, नो प्रेजेंट। तो हमसे पूछा जाएगा कि एंटीजन जो है किस ब्लड ग्रुप में नहीं रहता है, तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं रहता है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट है। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। ओके, देखिए, एंटीजन जो है वो केवल आरबीसी में उपस्थित होती है, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो पूरे प्लाज्मा में हो सकती है। और अभी हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मा जो है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, इस तरह से और भी चीजें होती हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि एंटीजन जो है वो केवल और केवल प्रोटीन का पार्ट है, लेकिन एंटीबॉडी जो है पूरे प्लाज्मा की पार्ट है। ये एक कॉन्सेप्ट था। एंटीबॉडी भी 2 तरह की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। देखिए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसी तरह से एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते कभी भी। ऐसा कभी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों एक साथ रहेंगे तो अलग अलग ही रहेंगे। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी रह सकता है, लेकिन एंटीजन ए और एंटीजन बी रह सकता है, लेकिन एंटीजन ए एंटीबॉडी ए नहीं रह सकता। इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा होने पर यह आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपा हो सकते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। अर्थात कि भाई एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि रक्त नष्ट हो जाता है इसके चलते। अब हम लोग देखते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोज 1940 में वही लैंड स्टीनर और विनर दोनों ने मिलकर की थी। क्योंकि देखिए, लैंड स्टीनर ने तो 1900 में ब्लड का ग्रुप खोज ही लिया था, तो वो और भी डिस्कवर आगे कर रहे थे, तो इनको आरएच फैक्टर मिल गया। आरएच फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले रिसस बंदर, ये रिसस बंदर है, इसी में यह पाया गया था। तो रिसस का स्पेलिंग RHESUS होता है, तो इसका जो पहला 2 अक्षर था इसी को ले लिया गया आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर जो है किसने खोज किया था, लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। और ब्लड ग्रुप की जो खोज है केवल लैंड स्टीनर ने किया था। ब्लड में एक अन्य प्रकार की एंटीजन का पता लगाया। आरएच फैक्टर जो है एक एंटीजन है। अभी जस्ट हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट देखे ना, एंटीजन और एंटीबॉडी, तो आरएच फैक्टर जो है वो एंटीजन है। आरएच फैक्टर का काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आरएच फैक्टर का काफी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम लोग देखेंगे। आरएच फैक्टर जो है 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो प्रेजेंट हो सकता है या तो वो एब्सेंट हो सकता है मानव के शरीर में। दुनिया में 80 से 90% ऐसे लोग हैं जिनमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, और 10 से 20 जो ऐसे % लोग हैं जिनमें कि एब्सेंट रहता है। तो जब प्रेजेंट रहेगा तो हम प्लस लिखेंगे, और एब्सेंट रहेगा तो आरएच फैक्टर माइनस लिखेंगे। जिस लाल रक्त कणिका में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, जैसे A+ तो A+ लिख लेंगे, बी में प्रेजेंट है तो B+ लिखेंगे, AB में प्रेजेंट है तो AB+ लिखेंगे, O में तो एंटीजन होता ही नहीं है। ओके, और आरएच फैक्टर जो है वो क्या है, एंटीजन है, ये ध्यान में रखना होगा। जिसमें नहीं होगा हम निगेटिव लिखेंगे, जैसे A- लिखेंगे, B- लिखेंगे, AB- लिखेंगे, और O में तो होता ही नहीं है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर ही क्यों,
एंटीजिन ही नहीं होता है, और एंटीजिन RH फैक्टर क्या है, एक एंटीजिन है। नेक्स्ट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यह क्या है भाई, इसको जानना है हमें। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसको समझते हैं। यदि पिता का ब्लड RH प्लस हो तथा माता का ब्लड RH माइनस हो, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा RH प्लस का मतलब हो गया कि उसमें प्रेजेंट हो, और RH माइनस का मतलब हो गया कि एब्सेंट हो। इस केस में क्या है कि पिता के पास RH प्लस है और माता के पास RH माइनस है, तो जन्म लेने वाला जो शिशु होगा पहले गर्भ अवस्था में या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि इस तरह के माता और पिता से जन्म लेगा कोई संतान तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। केवल एक्सेप्शन ये है कि जो प्रथम संतान है उस पर यह लागू नहीं होगा, लेकिन बाद के जो भी संतान पैदा होंगे वो जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद मर जाएंगे यदि पिता का जो ब्लड है RH प्लस है और माता का जो ब्लड है वो RH माइनस है। तो इनसे जो बच्चे जन्म लेंगे वो प्रथम संतान को छोड़कर दूसरे संतान से उनके बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि वो मर जाएंगे। ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ओके, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता और O में कोई एंटीजिन नहीं होता है। देखिए अब ये हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं, O A को देगा, AB को भी देगा और B को भी देगा। ओके, A जो है AB को दे सकता है और B जो है AB को दे सकता है, यानी कि AB जो है सबका ब्लड ले सकता है और वो जो है सबको ब्लड दे सकता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरह से। आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। O A AB B और AB ये चार ब्लड ग्रुप हैं। O जो है सबको देगा, O वाले को भी देगा, A को भी देगा, B को भी देगा, AB को भी देगा। A जो है केवल A और AB को देगा, B और AB को देगा, AB केवल AB को देगा। तो ये डोनर का कॉन्सेप्ट था। और फाइनली आप ये एक डायग्राम देख लीजिए कि कैसे है। A प्लस O प्लस B ये कोई चीज नहीं है। A प्लस और A माइनस का मतलब है RH फैक्टर। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि RH फैक्टर क्या है। तो RH फैक्टर एक तरह का एंटीजीन है जिसको कि प्लस और माइनस से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये पूरा अपना कॉन्सेप्ट रहा ब्लड का। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। उससे पहले इन सारी चीज़ों को एक बार हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने अभी तक किया जल्दी से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सबसे पहले ह्यूमन ब्लड को हमने देखा कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है। शरीर का जो 7% पार्ट होता है वो ब्लड का होता है। पुरुषों में 5 से 6 लीटर ब्लड्स हो सकते हैं, महिलाओं में ½ लीटर कम होता है। पीएच वैल्यू 7.4 होता है, अर्थात कि यह बेस क्षार है। ह्यूमन ब्लड दो तरह से कंबाइंड फॉर्म्स से बनते हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिका। रक्त कोशिकाएं 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम लोगों ने प्लाज्मा को देखा कि प्लाज्मा वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज और अदर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा का जो मेन कार्य है वो है ताप को नियंत्रित करना, घाव को भरना। फाइब्रिनोजेन के बारे में हम लोगों ने देखा कि यह एक तरह का प्रोटीन है जो कि थक्का जमाने में सहायता है। सीरम को हमने देखा कि सीरम का मतलब होता है प्लाज्मा और माइनस क्लोटिंग फैक्टर। नेक्स्ट हम लोगों ने आरबीसी को देखा जो कि 90% होता है ब्लड कॉर्पसल्स का और सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल लामा और कैमल को छोड़कर। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और यह बोन मैरो में निर्माण करता है और इसकी मृत्यु पलिया में होती है। उसी तरह से आरबीसी का हमने कार्य देखा, इससे होने वाले रोग को देखा। फिर आरबीसी में हम लोगों ने देखा कि हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। फिर डब्ल्यूबीसी को हम लोगों ने देखा, फिर डब्ल्यूबीसी से होने वाले रोगों को देखा। प्लेटलेट्स देखें, प्लेटलेट से कमी होने वाले रोगों को देखा। फिर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो देखा, 600:1 होता है। रक्त वर्ग के बारे में हम लोगों ने देखा कि कार्ल लैंड स्टीनर ने खोजा था 1900 में। ब्लड ग्रुप को पता कैसे हम लोग करते हैं, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देखा। और फाइनली RH फैक्टर क्या होता है
हम लोगों ने देखा, और एक कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने सीखा कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस क्या होता है। तो यदि पूछा जाए कि RH प्लस और RH माइनस ब्लड ग्रुप वाले क्या महिला और पुरुष को शादी करनी चाहिए, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो बच्चे ही होंगे उनके ना, वही जिंदा नहीं रहेंगे, तो फिर शादी करने की क्या मतलब। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और फाइनली हम लोगों ने ब्लड ग्रुप O जिसको कि सर्वदाता कहते हैं और ब्लड ग्रुप AB जिसको कि सर्वग्राहता कहते हैं को हमने जाना। तो ये अपना डिटेल्स में ब्लड के बारे में कॉन्सेप्ट रहे, और इसमें मैंने उन सारे फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को कंसिडर करने की कोशिश की थी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।